जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए। एक बार जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको देख लीजिएगा, है ना। आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेट लॉ। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म से कैसे रेट लिखा जाता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज रेट लॉ की बात करें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन दी है ए बी बी सी और डी, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि यहां पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी दिया हुआ है, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है यहां पर? ये इस रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो मैं बगल में लिख दे रहा हूं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये चारों क्या है? रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक बात है। कहा यह गया कि जब हम रेट लॉ के हिसाब से बात करते हैं तो रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि उनके मल्टीपल के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n। ये हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि केवल और केवल रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखा जाता है, ना कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना यहां पर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, जब हम रेट एक्सप्रेशन को बड़ा कर रहे हैं तो उससे पहले अगर हम बात करें तो ये बताइए जरा, यहां a की पावर m लिखा है और b की पावर n लिखा है। इसका मतलब m और n जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, जिसको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं यहां पर दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं कि यहां पर m और n जो है वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है। जो भी रिएक्टेंट्स दिए हैं उनके रिस्पेक्ट में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? वो ऑर्डर है। ठीक बात है। तो अगर ये ऑर्डर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो याद रखिएगा कहां से आती है? बाय एक्सपेरिमेंट आती है। यानी ये कैसी वैल्यूज है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। इसका मतलब हम कभी भी रिएक्शन को देखकर, रिएक्शन को, जनरल रिएक्शन को देखकर उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी पावर यानी कि ऑर्डर नहीं बना सकते। नहीं होता है ये नहीं बोल रहा हूं, नहीं बना सकते। यानी जब भी लिखा जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, यानी ये हमको कहीं ना कहीं से वो देगा। अब अगर मैं इसी रिएक्शन में प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे आएगा R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n। ये हम किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, बट कौन सी जो दो चीजें हैं यहां पर जिनके लिए हमें देखना है वो है m और n, जो कि ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट A एंड B, जो कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। तो यही हमें आज की क्लास में सीखना है कि हम इसे किस प्रकार से लिख पाएंगे। अब अगर मान लीजिए यहां पर जो नीचे लिखा है कि रेट एक्सप्रेशन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होती है, मींस हियर
स्मॉल m एंड स्मॉल n आर द एक्सपेरिमेंटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, यानी कि ये A और B के एक्सपेरिमेंटल मोल है जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, और जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन आपको याद रखना है कि जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो वहां पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब भी हमसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो भी हमारे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ऑर्डर है उनको जोड़ दें। तो कल को अगर यहाँ पे 3 होते तो तीनों के ऑर्डर्स को हम यहाँ पे जोड़ते, तब हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिलता। अगर अकेला होता तो इसका मतलब है कि जो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वही रिएक्शन का भी ऑर्डर है। तो ये बात याद रखनी है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब यार आज की क्लास में इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ तो लिख सकते हैं, बट उसके जो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि 2a + 3b gives c + 5d। ये एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखी, तो इसका मतलब है जब भी मैं यहां पर रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा यानी कि R, तो R = K। K जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट को, इसको हम लोग पीछे पढ़ के आए, वो रिप्रेजेंट करेगा रेट कांस्टेंट को। और A और B जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, A और B जो है वो हमारे रिएक्टेंट हैं। तो हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन यहां लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखकर नॉर्मली नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं दिया है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन दी हुई। तो इसका मतलब है कि A और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा ये हमें नहीं पता है। तो नहीं पता है तो जनरली हम लोग लिखेंगे A की पावर x, B की पावर y। जहां पर x है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A और y है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। तो मैं लिख सकता हूं जो x है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, और जो y है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। बोलो भैया। अब क्योंकि यहां पे 2 रिएक्टेंट आ गए हैं, तो इसका मतलब है अगर कोई पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इन दोनों का जो ऑर्डर आपने लिया है A और B का, उनको जोड़ देंगे, यानी वो वैल्यू x + y है। तो अब यहां पर दोस्त एक सवाल ये खड़ा होता है कि हम लोग ये x और y की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए यहां पे कुछ प्रोसेस हैं जिनको आपको समझना भी है और याद भी करते चलना है, तो उसी पर सवाल आता है। तो याद रखिएगा, जब आपको कोई जनरल इक्वेशन दी हो तो उस जनरल इक्वेशन में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कभी भी आप रिएक्टेंट के ऑर्डर के रूप में मत लिख लीजिएगा, ठीक बात है, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बाय एक्सपेरिमेंट ही ये चीज निकाली जा सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यानी कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखा जाता है। यस सर और नो सर, जल्दी बताइए फटाफट। फटाफट भाई। ठीक है, तो इतनी बात सबकी समझ में आ रही है कि रेट लॉ कैसे लिखा जाता है और कहां पे आप गलती करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको यहां बता दिया। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ तरीके बताऊंगा, और अगर आप उतने तरीके सीख लेते हैं तो आपको दिक्कत रेट एक्सप्रेशन में नहीं होगी और सवाल को पहचानने में भी नहीं होगी। चलते हैं।
अब अगर बात करें तो अगली एडिंग है हमारी कि रेट लॉ को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं या किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि रेट लॉ कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके हैं जिनको आपको समझना है कि रेट लॉ को लिखने के कुछ तरीके हैं और वो तरीके अपने को याद होने चाहिए। वो तरीका आपको ध्यान होना चाहिए कि सवाल में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका है हमारा कि अगर हमें सवाल में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पहले से ही गिवन, बात समझिएगा। तो पहला पॉइंट है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन, यानी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर गिवन। तो अगर ऑर्डर गिवन है तो आप आराम से रेट लॉ लिख सकते हैं। जैसे कि सॉरी, मान लीजिए उसने बोला कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए इज 2 और बोला गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इज 1, तो यहां वो आपको केमिकल रिएक्शन नहीं देगा और जरूरत भी नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको ऑर्डर पता है और रिएक्टेंट ए और बी दिया है तो हम लोग अगर जनरल रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ क्या होता है? R बराबर के ए की पावर x बी की पावर y, जो a और b के रिस्पेक्ट में क्या होगा? x और y ऑर्डर होगा। यहां पर इन्होंने हमें a के रिस्पेक्ट में 2 लिखा है और b के रिस्पेक्ट में 1 लिखा है, यानी a और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर गिवन है। तो इसका मतलब है कि हम रेट लॉ लिखेंगे R बराबर के a की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 1। बोलो भैया, तो ये हमारा यहां पर क्या होगा? रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट है कि वो आपको क्या दे दे, जो भी रिएक्टेंट है उनके रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर पहले से दे दे। ठीक बात। तो वहां पर आप रेट लॉ लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि वो आपको रेट एक्सप्रेशन ही प्रोवाइड कर दे। If rate expression is given, गिवन का मतलब होता है कि वो चीज आपको सवाल में दी हुई। तो मान लीजिए उसने आपको रेट एक्सप्रेशन ही दे दिया, तो मान लीजिए उसने आपको बोला कि R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3। बोलो, एक जनरल वैल्यू हमने ले ली। तो अब अगर उसने हमें रेट एक्सप्रेशन दे दिया तो इसका मतलब है कि अब वो हमसे ऑर्डर पूछेगा। तो क्या हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए कितना प्रोवाइड कर दिया? 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए क्या होगा? 2 होगा। आराम से देख के बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में बोलेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, वो कितना होगा? 3 होगा। एक जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। और तीसरा सवाल वो हमसे यहां ये पूछ सकता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा या ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। या तो सवाल में आएगा रिएक्शन का ऑर्डर
और या वो आपको बोल देगा ओवरऑल ऑर्डर बताओ। तो क्या वो वैल्यू हमेशा इनकी पावर का सम होता है? तो इसका मतलब है वो वैल्यू यहां पे आएगी 2+3 यानी कि 5। 5 एक काफी बड़ा नंबर है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक सिंपल सी बात यहां पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब दो प्रकार के सवाल हम लोग कर पाएंगे। अगर हमको रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दिया है तो हम रेट एक्सप्रेशन में वही उसकी पावर बना देंगे, और अगर हमें रेट एक्सप्रेशन गिवन है तो हम उसको देखकर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बता सकते हैं, और रिएक्शन का ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर भी बताया जा सकता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि वो आपको कोई रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल जनरल रिएक्शन में तो हम लोग रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख पाते, यानी कि ऑर्डर नहीं लिख पाते, लेकिन अगर उसने हमको एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन गिवन हो, देखिए पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि इफ एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन इज गिवन, इफ एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन इज गिवन, यानी अगर उसने मुझे एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन दे दी, जैसे मान लीजिए उसने लिखा 2A + B gives C, ठीक है, और यहां पे सवाल में बगल में लिखा होगा एक्सपेरिमेंटल। बात समझिएगा। तो कहा गया कि अगर आपको एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन गिवन है तो इसका मतलब है उसने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि रिएक्शन नॉर्मल लिखी होती तो रेट लॉ नॉर्मली लिखते, यानी हम लोग रेट लॉ लिखते क्या, तो रेट लॉ यहां पर लिखते, अगर हमें इसके रिस्पेक्ट में लिखना होता तो हम लिखते R बराबर के A की पावर X और B की पावर Y, जो कि ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A और B, जनरल इक्वेशन अगर होती। लेकिन यहां क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंटल। तो अगर एक्सपेरिमेंटल लिखा है तो इसका मतलब है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही यहां पर ऑर्डर भी है विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। लेकिन याद रखिएगा ये केवल कब लिखेंगे जब रिएक्शन के आगे क्या लिखा होगा? एक्सपेरिमेंटल। तो इसका मतलब है हम यहां पे लिख सकते हैं R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। बोलिए भी। तो यहां पर अगर कोई पूछेगा कि भाई ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A कितना है, तो 2 है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B कितना है, तो 1 है। और अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? इन पावर्स को आप ऐड कर देंगे, यानी कि 3 होगा, यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं कि अगर एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन गिवन है, क्या गिवन है? एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन गिवन है, तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिए जाते हैं, है ना। उस टाइम पर हम बोलेंगे कि अगर एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन गिवन है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिया जाता है। क्लियर है बात? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इसे नोट डाउन करिए।
मामला आपकी समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बेटा? बीच में कनेक्शन चला गया था। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिपीट कर दीजिए, लैग हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ओवरऑल ऑर्डर 3 है, समझना, तो ये तो यहां से आ गया। इसके बाद बेटा ये कहा गया है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कब? जब हमें कैसी रिएक्शन गिवन होगी? एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन। जब तक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन नहीं लिख के आएगा तब तक हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट नहीं मानेंगे। बहुत क्लियर कट बात याद रखिएगा, ठीक है? तो ये कहीं भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर हमें एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन दी है तब रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं। लेकिन अगर हमें जनरल इक्वेशन दी होती तब हम रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कभी भी वहां पर नहीं कंसीडर करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। चले भाई, हटाया जाए। अगर इतनी बात समझ में आती है तो हटाया जाए। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने यहां पढ़ लिए। चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म दी हुई, यानी कि पूरी रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है उसके हिसाब से बात करते हैं। कहा जाता है कि इफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज गिवन, अगर आपको रिएक्शन का क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म गिवन है, तो बोला जाता है देन इट्स स्लो स्टेप इज कंसीडर्ड एज देन इट्स स्लो स्टेप इज कंसीडर्ड एज rate determining step। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म दी है तो उसका स्लो स्टेप ही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसको अगर मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप ये कहेंगे कि इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्लो स्टेप
को एक्सपेरिमेंटल मानकर स्लो स्टेप को एक्सपेरिमेंटल मानकर रेट लॉ लिखा जाता है। क्योंकि बेटा अगर उसने पूरी रिएक्शन आपको दे दी तो इसका मतलब ही यही है कि पूरी मैकेनिज्म आपके सामने है। अब आप समझो कि इसमें एक्सपेरिमेंटल वाला कौन सा है। तो वहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्या करोगे, स्लो स्टेप को ही क्या मान लोगे कि वो एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन वाला पार्ट है और उसी को देखकर रेट लॉ लिख दोगे। तो इसका मतलब स्लो स्टेप जो होगा उसमें जो कोफिशिएंट होंगे वो ऑर्डर हो जाएंगे अपने आप ही विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। क्लियर है बात। तो यहां अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मान लीजिए एक इक्वेशन हमको गिवन है, a + 2b + c gives d + e। ये एक जनरल रिएक्शन हमको गिवन है और वहां उसने बोला कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। तो उन्होंने बोला कि स्टेप 1 है कि a + b मिलते हैं और मिलकर d बनाते हैं। स्टेप 2 है रिएक्शन को कराने का कि b + c मिलता है और वो मिलकर E का फॉर्मेशन यहां पर कर देता है। बात समझिए। बट उसने इन दोनों स्टेप में बगल में लिख दिया कि ये फास्ट होता है और ये वाला स्लो होता है। तो ऊपर जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिए जरा। अगर हम बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है क्या भैया कि जो हमारा स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि इसको देखकर, इसे स्लो स्टेप को देखकर रेट लॉ लिखो। क्या करो बेटा, स्लो स्टेप को देखकर रेट लॉ लिखो। तो स्लो स्टेप को देखकर अगर रेट लॉ लिखेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे समझिएगा, R = K। अब स्लो स्टेप में जो है उसी की बात करेंगे। B और C है तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B और उसकी पावर 1 मानेंगे क्योंकि इसी को एक्सपेरिमेंटल मान लिया गया है, और कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1। बात समझिए। तो ये हमारा क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा इस दी हुई रिएक्शन के लिए। यानी ये हमारा क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन होगा। अगर सवाल में पहला सवाल ये पूछेगा रेट एक्सप्रेशन बताओ, तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक बात है। दूसरी बात, इसी को देखकर आपसे पूछेगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, order with respect to reactant B, order with respect to reactant C। वो सवाल में तो तीनों ही पूछ सकता है। तो अब एक बात मुझे बताइए कि अगर A यहां पर है ही नहीं एक्सप्रेशन में तो इसका मतलब है उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं रहा होगा। यानी कि मैं बोलूंगा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A जो जब नहीं है तो 0 ही होगा। B के रिस्पेक्ट में 1 है, C के रिस्पेक्ट में 1। क्लियर है बात। अब हमसे पूछा गया ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन में जो जो चीजें हैं, जो नहीं है वो तो 0 ही होगा, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। उनकी जो पावर्स है यानी उनके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उनको जोड़ दो, तो 1 और 1 है तो इसका मतलब 1 + 1, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। क्लियर है बात। तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी। अब
यहां से सीखने वाली बात क्या है, कौन सी बात है जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन है जो समझ में आई, वो क्या है कि रेट एक्सप्रेशन में सारे रिएक्टेंट प्रेजेंट हों ये जरूरी नहीं। बोलो बेटा, कल को अगर ये स्टेटमेंट आता है तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्या कि जो रेट एक्सप्रेशन है वो रेट सारे रिएक्टेंट पे डिपेंड करे ये जरूरी नहीं है। जैसे कि यहां पर ए आया ही नहीं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन का रेट ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पर आपको उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक बात। अब यहां पे अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो याद रखना है कि हम हमेशा यहां पर जो लिखते हैं कांस्टेंट लेकर चलते हैं, जिसको रेट कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है कि अगर मैकेनिज्म गिवन है तो किस प्रकार से हम लोग रेट एक्सप्रेशन को लिखा जाता है? यस सर और नो सर? ठीक बात। एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे अगला वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, पांचवा पॉइंट। वो पॉइंट ये कहता है, जो मैं यही लिख रहा हूं कि रेट एक्सप्रेशन में हमेशा ओरिजिनल रिएक्टेंट होना चाहिए। डमी रिएक्टेंट नहीं। क्या जब रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो उस समय हमेशा क्या होना चाहिए? ओरिजिनल रिएक्टेंट होना चाहिए, डमी रिएक्टेंट नहीं होना चाहिए वहां पर। तो अगर बात की जाए कि भैया डमी रिएक्टेंट क्या होता है, तो अभी अगले स्टेप में उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी बात याद रखनी है। हाँ, रेट एक्सप्रेशन में सारे रिएक्टेंट हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट हो वो ओरिजिनल वाले हों, कोई बहरूपिया कोई डमी रिएक्टेंट वहां पर नहीं होना चाहिए। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इतनी बात नोट डाउन करिए, नोट डाउन हो जाए तो बताइए, इसको हटाया जाए और आगे चले जल्दी से। जल्दी बेटा, अगर नोट हो जाए तो बताइए। ठीक है, 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। 5वां पॉइंट ये कहता है कि इफ इन स्लो स्टेप, if a slow step of mechanism a dummy reactant is present,
a dummy reactant is present, then it will be replaced by, या कहीं कहीं पर चेंज भी लिखा होता है, चेंज्ड बाय यूजिंग अनदर स्टेप, यूजिंग अनदर स्टेप। यानी ये कह रहे हैं क्या, अभी मैंने पीछे वाले में लास्ट लाइन लिखी थी क्या, कि जो भी आपके पास रेट एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें डमी रिएक्टेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर स्लो स्टेप में डमी रिएक्टेंट होगा तो आपके रेट एक्सप्रेशन में भी वो आ जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि उसको आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है किसी दूसरे स्टेप से। क्या ये प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमको एक रिएक्शन दी है A + 2B + C gives D, और यहां लिखा है स्टेप 1 A + B gives X, जो कि फास्ट स्टेप है। स्टेप 2 लिखा है X + B gives Y, जो कि स्लो स्टेप है। और स्टेप 3 जो लिखा है वो है Y + C gives D, और फास्ट लिखा है। समस्या को समझने का प्रयास करिएगा कि दोस्त समस्या है क्या। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर ये रिएक्शन की मैकेनिज्म यहां गिवन है तो आप ये कहेंगे कि इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे रेट लॉ से, तो उस समय हम स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान लेंगे। तो अगर दोस्त स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप मान लेंगे तो आप कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। तो आप कहेंगे कि इस समय जब हम लिखेंगे तो हमारा रेट एक्सप्रेशन जो होगा वो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्लो स्टेप के हिसाब से R = K, एक रेट कांस्टेंट मान लिया, X और B यहां पर है तो आप लिखेंगे क्या, X का कंसंट्रेशन उसकी पावर 1, क्योंकि कुछ यहां कुछ नहीं दिया है तो 1 ही होगा। B का कंसंट्रेशन उसकी पावर 1। लेकिन अब ये रेट एक्सप्रेशन लिख तो दिया आपने, बट ये सही नहीं है, क्योंकि आपने पीछे बोला है रेट एक्सप्रेशन में डमी रिएक्टेंट नहीं होना चाहिए। डमी रिएक्टेंट का मतलब रिएक्शन ये बता रही है कि A, B और C रिएक्ट करके D बना रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म बता रही है कि बीच में कहीं X बना होगा और उसके बाद Y बना होगा, Y फिर रिएक्ट करके D बना दिया होगा। तो यानी कि X और Y जो है वो यहाँ पे डमी रिएक्टेंट है, जो बीच में बन भी रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक डमी रिएक्टेंट आ गया है, और ये हमारा क्या है, डमी रिएक्टेंट। बोलोगे, वो ये कह रहा है कि इस डमी रिएक्टेंट को रिप्लेस कर दो रेट एक्सप्रेशन से, तभी तुम्हें एक अच्छा और सही रेट एक्सप्रेशन नजर आएगा। तो डमी रिएक्टेंट को रिप्लेस करने का मतलब है कि डमी रिएक्टेंट जहां पर आपको दिख जाए, अब स्लो स्टेप से तो आप कर नहीं सकते क्योंकि X लेने जाओगे तो Y भी मिल जाएगा। तो जहां पे केवल डमी रिएक्टेंट हो उस रिएक्शन से रिप्लेस करो। क्या बोलेंगे, जिस स्टेप में केवल डमी रिएक्टेंट हो, डमी रिएक्टेंट यहां पे मैं मान रहा हूं कि X है,
क्योंकि x को ही रिप्लेस करना है, y से तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। x हो उससे रिप्लेस करो। तो अब अगर हमें डमी रिएक्टेंट को रिप्लेस करना है तो हम स्टेप 1 से करेंगे। स्टेप 1 जो हमें दिया है वो दिया है a प्लस बी गिव्स c। बात समझिए, जब हम इसको सीधे x गिव्स x, अब जब हम इससे रिप्लेस करेंगे, बात समझिएगा, तो ये रिप्लेसमेंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के द्वारा। तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो इसके लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानेंगे, जो कि मान लिया मैंने इसके लिए k डैश है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसे लिखा जाता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स जितने भी हैं उनकी पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और k डैश को या कभी कभी केसी बोलते हैं, बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अपने आप ही मान लेना है। तो अगर हम इससे रिप्लेस करेंगे तो k डैश का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइएगा। प्रोडक्ट यानी x कोफिशिएंट 1 है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी a कोफिशिएंट 1 है, b कोफिशिएंट 1, इनका कोफिशिएंट 1 1 है। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x जो है वो कितना आएगा, k डैश कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b। ये हमने डमी रिएक्टेंट की वैल्यू निकाली। अब डमी रिएक्टेंट की वैल्यू उठाकर ओरिजिनल रेट एक्सप्रेशन में रख दो, यानी ये वैल्यू उठाकर आपको यहां पे फिट कर देगी। बात समझ में आ रही? तो जैसे ही आप वहां रखेंगे तो जरा मुझे बताइएगा अब आपका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। अब आपका रेट एक्सप्रेशन होगा R बराबर K, X की जगह रखेंगे K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और पहले से था कंसंट्रेशन ऑफ B, इन सबकी पावर 1 1 1। तो जब हम मिला के लिखेंगे तो पहले तो हम इन कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बना देंगे, जो आप कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां K1 बोल दे रहा हूं इनको, तो R बराबर K1 पहली बात, A की पावर 1 और B की पावर 2 हो जाएगा। बोलो भैया, तो ये हमारा मेन रेट एक्सप्रेशन होगा जो सही होगा, और सारी बातें इसी से की जाए। अगर हमसे कोई पूछेगा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए क्या है तो 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी क्या है तो 2 है, और यहां पर अगर किसी ने पूछा कि भाई साहब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या उसका वैल्यू 1 + 2 यानी कि 3 लिखा जाएगा। बोलो भैया, तो याद रखना डमी रिएक्टेंट को रिप्लेस करना पहली बात, दूसरा डमी रिएक्टेंट को उस स्टेप से रिप्लेस करना जिसमें वो अकेला दिया। अगर आप स्टेप 3 ले लेते तो y मिलता, वो किसी काम का नहीं था। x और y दोनों है, उससे करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है, और जब हम ये इक्वेशन मान लेंगे तो जब हम लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान के काम करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट जो दिया है उनको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर बनाओ, मतलब उनका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो पावर बना दो, रिएक्टेंट जो दिए उनकी पावर लिख दो रिएक्शन देख के, और यहां से x की वैल्यू निकालो। कांस्टेंट आ गया, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उठा के उसको वापस रख दीजिए। अब जो नया कांस्टेंट आएगा वो अब फाइनली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। कल को कोई पूछे कि भैया इसका क्या मामला है, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे कि भाई साहब इसकी वैल्यू जो है वो k डैश के
बराबर है। कई बार आपको यहां पे कांस्टेंट लिख के दे देगा, उनके बीच का रिलेशन भी आपसे वो पूछे। कितने लोगों को डमी रिएक्टेंट को रिप्लेस करना समझ में आया है? यहीं से मामला फंसता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात हर हालत में आनी चाहिए। जल्दी लिखिए अगर आपको ये बात समझ में आती है तो। एक एक बात मैं लिख दे रहा हूं, और अगर आप उसे क्लियर कट करेंगे तो कभी जिंदगी में आपसे गलती नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना आएगी आपको। अगर नोट हो गया हो तो बताइएगा, हटाया जाएगा। ठीक है दीपाली, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, और अच्छा पॉइंट। ये कह रहा है कि इफ एच आयन और OH आयन आर यूज्ड एज अ मीडियम then they will not return in rate expression। पहले आप साथ साथ नोट कर लीजिए, फिर इसको समझ लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ये दूसरा पॉइंट भी बोल रहा है कि इफ H आयन और OH आयन take participate in reaction then they will consider in rate expression। समझिए ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, आपको ये बात समझ में। ये कह रहा है कि अगर रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट साइड में H प्लस या OH माइनस लिखा हुआ मिला, ठीक बात है,
और वो मीडियम की तरीके काम कर रहा है। किसकी तरीके? मीडियम की तरीके। तो ये कह रहा है कि उस समय आपको रेट एक्सप्रेशन में उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तब हमें उसे लिखने की जरूरत है, यानी तब हम रेट एक्सप्रेशन में H प्लस का कंसंट्रेशन या OH माइनस का कंसंट्रेशन लिखेंगे। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। इस बात को समझने के लिए आप इतनी बात समझ जाइए कि अगर कोई चीज एक्सेस में है, किसमें है? एक्सेस में, तो उसके कंसंट्रेशन को रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता। कहीं भी नोट कर लीजिए, अगर कोई चीज एक्सेस में है रिएक्टेंट, तो उसे रेट एक्सप्रेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसके पीछे का रीजन ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई चीज एक्सेस में है, यानी वो अथाह है आपके पास, तो उस पर रेट डिपेंड करेगा, इस पे कोई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो उसे पहले ही उड़ेल रखा है एक्सेस में। तो उस पर बोला जाता है कि रेट एक्सप्रेशन जो होता है वो जल्दी से निर्भर नहीं करता। बात समझ में? तो जनरली H प्लस और OH माइनस एक्सेस में दिए होते हैं। अदरवाइज अगर बात करेंगे तो H प्लस OH माइनस के लिए अगर देखना है तो दो रिएक्शंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, उनके बारे में बात करूंगा। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। ये पहला एग्जांपल। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किसमें कराना है? एसिडिक मीडियम में कराना है। तो अगर एसिडिक मीडियम में कराना है तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अपने पास कोई ईस्टर है CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, यहां लिखा है एक्सेस, एरो के ऊपर लिखा है H प्लस। बात समझिएगा, एसिडिक मीडियम में हम उसे करा रहे हैं। CH3COOH प्लस C2H5OH यहां पर प्रोडक्ट के रूप में बने। तो कहा जा रहा है कि जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन देखते हैं तो रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है R बराबर रेट कांस्टेंट K और कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर लिखा जाएगा। CH3COO C2H5 ईस्टर है, तो ईस्टर का कंसंट्रेशन तो लिख देंगे आप, लेकिन आप वाटर को नहीं लिखेंगे और H प्लस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि H प्लस भी जो होता है वो यहाँ एक्सेस में ही होता है। कुल मिला के ये दोनों बातें एक्सेस में, तो इसलिए यहां रेट एक्सप्रेशन में केवल कौन आएगा? ईस्टर आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। अगर हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किस में करा रहे हैं? बेसिक मीडियम में करा रहे हैं। तो अगर हम बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन लिखते हैं CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 प्लस NaOH। कोई बेस लेना पड़ेगा या OH माइनस भी रिएक्शन में कई बार लिखा हुआ मिलता है, और बनेगा CH3COONa प्लस C2H5OH। अब जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका रेट एक्सप्रेशन आता है R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर CH3COO C2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अच्छा, एक बात याद रखिएगा
आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप इसको देखकर कैसे लिख रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली ये होता है, यानी कि ये मुझे पता है तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। अगर नहीं पता होता तो मैं नहीं लिख पाता, यहाँ पे पावर एक्स और वाई लिख देता। तो NaOH यहाँ एक्सेस में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन में उसको कंसीडर करेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जब भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जरा बताइएगा। यहां के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है 1 होता है। तो क्या आपको समझ में आता है कि केवल ईस्टर है उसकी पावर 1 हो? लेकिन अगर हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करते हैं तो आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि NaOH जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो एक्सप्रेशन से पता चल रहा है 1 और 1 दोनों कंसीडर करेंगे, यानी वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। क्लियर है बात? तो थोड़ा सा ट्रिकी है कि कब आप मानेंगे, तो उसके लिए बेसिक फंडा है क्या, अगर आपको रिएक्टेंट जो है वो किस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है, या वो चीज जो है वो आपको प्योर फॉर्म में दी हुई है, तो उस समय हम उस रिएक्टेंट को रेट लॉ में रिप्रेजेंट नहीं करते। यहां लिख लीजिएगा कि अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट एक्सेस या प्योर लिक्विड फॉर्म में दिया है तो उसे रेट एक्सप्रेशन में मत लिखो, क्योंकि ये माना जाता है कि जो चीज प्योर फॉर्म में है या जो चीज एक्सेस में है उसके कंसंट्रेशन में बदलाव को हम यहां पर नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी कि उनके कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता। तो अगर रिएक्शन के अंत में बदलाव ही नहीं हो रहा है तो हमें उसे रेट एक्सप्रेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेट को प्रभावित नहीं कर रहा है। इतनी बात अगर समझ में आती है तो यस सर लिखिए जल्दी बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में बाकायदा इन पर सवाल आता है क्या कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताइए जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो जवाब होगा ऑर्डर 1 है। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए तो केवल ईस्टर पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में कराएंगे तो ईस्टर के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ बेस के कंसंट्रेशन पे भी वहां पर डिपेंड करता है, और उस समय ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो जाता है। अगली बात, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई चीज प्योर फॉर्म में दी है तो आप उसे कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर वो एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन लिखा है तभी आप लिख रहे होंगे, तो उसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। हटाया जाए इसको, बोलो बच्चों। देखिएगा लास्ट लाइन जो बोली है उस पर एक एग्जांपल है। अगर हमें लिखा है 2A + B gives C, और यहां बगल में लिखा है कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दी हुई, बोलो बच्चों। और यहां नीचे लिखा है कि जो B है वो हमको एक्सेस में दिया है, समझिएगा। तो जो लास्ट लाइन लिखी वो क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल लिखा है, इसका मतलब
रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट होंगे वो उनके ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक बात। लेकिन क्योंकि एक्सेस में दिया है जो चीज, उसे रेट एक्सप्रेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं से आप ध्यान रखेंगे कि आप किसको रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, बी को नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर होगा कि भाई साहब हमारा जो रेट एक्सप्रेशन यहां पर होगा वो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू के और A की पावर 2। B को यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर इससे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आया, तो आप देखकर बता सकते हैं केवल A पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा यहां पर 2 कंसीडर किया जाए। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? यस सर और नो सर। क्लियर है मामला? अगली कहानी है, अगला पॉइंट है कि अगर रेट एक्सप्रेशन में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, क्या बोल रहा हूं कि अगर रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट प्रेजेंट है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए, जनरली तो हम लोग रिएक्टेंट ही लेते हैं, लेकिन कई कई जगहों पे प्रोडक्ट भी आ जाता है रेट एक्सप्रेशन में। तो अगर रेट एक्सप्रेशन में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए तो ओवरऑल ऑर्डर कांट डिफाइंड होगा, यानी कि उस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि ऐसी रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन को देखकर हम यहां पर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर नेगेटिव है तो हम वहां पर कांट डिफाइंड के केस में चले जाएंगे, यानी कि हम बोलेंगे कि ओवरऑल ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है बात? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक एग्जांपल है और आपके पास इसका सवाल भी होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा तो दिया है 2 टाइम्स O3 gives 3 टाइम्स O2, बात समझिएगा। और यहां पे इसको बनाने का तरीका दिया है। स्टेप 1 है कि जो O3 है वो सबसे पहले ब्रेक होता है O2 प्लस O में, जो कि फास्ट स्टेप है। और स्टेप 2 है कि फिर से जो दूसरा O3 है वो उसी नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ के, यानी O के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या, 2 टाइम्स O2। और ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप, बात समझिएगा। अगर ये हमें दिया है और हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो जरा मुझे ये बताइएगा कि हम यहां पर जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या अभी पढ़ा है कि स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहां पे जब मैं रेट एक्सप्रेशन लिखने जाऊंगा तो क्या मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा R बराबर और एक रेट कांस्टेंट K मान लूंगा, रिएक्टेंट O3 और O यहां पर है तो O3 और नेसेंट ऑक्सीजन O ये लिख लूंगा। अब जो हमारी मेन रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट में O का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब O जो है वो हमारा क्या है, डमी रिएक्टेंट होगा। बोलो भैया, O जो होगा वो हमारा क्या होगा, डमी रिएक्टेंट होगा। तो O को रिप्लेस करना पड़ेगा। O को रिप्लेस करने के लिए ऊपर वाली ही इक्वेशन है, तो अगर मैं इससे O को रिप्लेस करूंगा तो जरा मुझे बताइएगा O3
गिव्स O2 प्लस O, ये दिया है। मैंने मान लिया रिप्लेस करते समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, तो मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, जनरली इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे Kc बराबर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, तो O2 और O डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो O3, यही होगा। यहां से हम O की वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो O का कंसंट्रेशन जो आएगा वो कितना आएगा? O का कंसंट्रेशन आएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। बोलो भैया, अब O की ये वैल्यू उठाकर यहां पे रखनी होगी, यानी रिप्लेस करना होता है। ये पढ़ के आए आप पिछली क्लास में, मतलब पिछले उसमें। तो जैसे ही आप इसे उठाकर यहां पे रखेंगे, बात समझिएगा, तो R हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा। तो अगर हम रखते हैं तो आएगा R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, और O की जगह आप रखेंगे Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब तो आ गया। अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आएगा R बराबर K Kc, ये तो कांस्टेंट हुए सब, ये रेट कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और O3 के कंसंट्रेशन की पावर 2, O2 के कंसंट्रेशन की पावर -1। ये इंपॉर्टेंट है। अब K और Kc को तो आप एक कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए O3 की पावर 2 है और O2 की पावर -1 है, जिसमें O2 जो है वो क्या है? O2 जो है वो क्या है? वो हमारा यहां पर क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर निगेटिव आ गया है, यानी मैं बोलूंगा प्रोडक्ट का ऑर्डर, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव है। तो अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव है तो ओवरऑल ऑर्डर इनको जोड़ के नहीं निकाला जा सकता। तो नीचे कहा जाएगा इसलिए ओवरऑल ऑर्डर कांट डिफाइंड, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? कांट डिफाइंड। यानी कि आप आंसर में वहां पर इनको जोड़ के मत लिख दीजिएगा 2 और -1 यानी 1 होगी, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर कभी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निगेटिव ऑर्डर आ जाए, निगेटिव ऑर्डर आ जाए, है ना, तो ओवरऑल ऑर्डर डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? जल्दी से। अभी मैं आपको ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें बता दूंगा, तो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से नोट डाउन करिए, अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।
विवेक प्रकाश कह रहे हैं ओ को कैसे डमी माना। बेटा मेन रिएक्शन में ओ कहीं दिया है, बताओ विवेक। मेन रिएक्शन जो है आपकी O3 से O2 बन रहा है, तो अगर मेन रिएक्शन में जो चीज नहीं है वो आपके एक्सप्रेशन में आ रही है तो वो क्या होगा, डमी रिएक्टेंट ही होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है विवेक? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ ध्यान रखना है भाई सब लोगों को। मेन रिएक्शन को देख के तो पता चलेगा ना कि अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट कौन। हटाया जाए इसको। चलिए अब मैं यहां पे कोई लाइन लिख रहा हूं और वो लाइन मैं एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, बात समझिएगा। तो जेई मेंस के लिए और नीट के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि एनसीईआरटी क्या कहती है ऑर्डर के बारे में, उसकी बात मैं कर रहा हूं। एनसीईआरटी कहती है ओवरऑल ऑर्डर of reaction always, overall order of reaction always, जब भी आप ओवरऑल ऑर्डर निकालें वो हमेशा अगर बात करें 0 हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, यानी कि बटे में अगर आएगा तो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। यानी एनसीईआरटी कहती है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। क्लियर है बात? लेकिन एनसीईआरटी ये बोलती है क्या कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या बेटा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी कि 0 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है प्लस में, है ना, और 3/2 5/2 भी हो सकता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी भी -1 -2 -3 पूरी रिएक्शन के लिए नहीं हो सकता। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, वरना मामला आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर with respect to reactant can be 0, positive और फ्रैक्शनल। इसके लिए भी कहा गया क्या कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, 0, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। लेकिन एक लाइन में जोड़ रहा हूं जो कभी कभी काम आएगी आपके, बात समझिएगा, वो एनसीईआरटी से हटके है और वो लाइन ये कहती है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैन बी नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन जुड़ी है कि वो नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी ओवरऑल ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं होगा। ओवरऑल ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये तब है जब आपसे वो पूछे,
जब तक ना पूछे तब तक एनसीईआरटी कहती है कि जीरो प्लस और फ्रैक्शन। क्लियर है बात? तो इतनी बात जो है वो रेट लॉ की है जो आपके सामने मैंने आपको बताई है ना। तो इतना मामला आपको क्लियर है? बोलिए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहां तक मामला आपको क्लियर है? ठीक है ना। तो आप लोग अब रेट लॉ एक्सप्रेशन के सवाल को लगा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। ठीक बात है। तो आज आप लोग जाके, कितने लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सवाल लगा लिए हैं? किताब तो आपके पास है ही है, बुकलेट। बोलो भैया। ठीक है, तो रेट लॉ वाले सवाल अब आपको लगा लेने हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि कल जो है जो लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का था, उसमें शायद कुछ टेक्निकली उनकी वजह से इशू था, जिसमें 12 मिनट का ही लेक्चर वो दिखा रहा है। तो मैंने वहीं पर जो वीडियो सेक्शन है बैच वाले में, उसमें मैंने उसका यूट्यूब लिंक डाल दिया है। तो आप यूट्यूब लिंक पे डाल के जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का देख सकते हैं, या यूट्यूब जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल, वो डायरेक्ट उसमें जाके भी देख सकते हैं। तो जिसको अगर लेक्चर देखने में दिक्कत हो रही हो तो वो वहां से देख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज का मामला यही खत्म करते हैं रेट लॉ का दोस्त। ठीक बात है, चलिए धन्यवाद।